तो अब आगे इस अभ्यास में प्रत्याहार के बारे में बातचीत आई है, तो मैंने प्रत्याहार आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा एक तैयार किया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से प्रत्याहार समझ में आ सके, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझना है, ये एक नया बिंदु ऐड हो रहा है ना। ठीक है, ये आपके अभ्यास में भी आ चुका है, तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको बेसिक संस्कृत वर्ग के बैच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सूत्रों के अंदर जा करके आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। केवल बेसिक संस्कृत हमें पढ़ना है। जब माध्यमिक पढ़ेंगे तब सूत्रों के अंदर जा करके शंका समाधान शास्त्रार्थ सब करेंगे वहां पे, है ना। ठीक है, तो अगर ईश्वर की कृपा बनी रही तो हम लोग जनवरी में माध्यमिक संस्कृत वर्ग शुरू करेंगे, तो उस समय हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। ये बेसिक संस्कृत है, तो सामान्य सामान्य पढ़ेंगे। एक बार मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है कि नहीं जा रही है, एक बार बोलेंगे आप सभी। आप लोग सोए तो नहीं है? एक बार जी लिख करके आप सभी एक मैसेज कीजिए। आ रही है भ्राताश्री। जी जी जी। आर्य चलिए महोदय बहु सम्यक आगच्छति। चलिए, हाँ चलिए, अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार का सीधा सीधा अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक है, ये एरो एरो के रूप में मैंने लिखा हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ क्या क्या होता है, सीधा सीधा संक्षेपीकरण। प्रत्याहार मतलब संक्षेपीकरण, किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, अब नीचे इसमें आया हुआ है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः। तो ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन की, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रत्याह्रियन्ते, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्यन्ते, अर्थात संक्षिप्त किया जाता है, संक्षिप्त किए जाते हैं, वर्णाः वर्ण, अनेन जिसके द्वारा, उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, है ना। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा कि वर्णों का संक्षेपीकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हिंदी में कैसे कैसे प्रत्याहार कहला रहा है। तो क्या होता है ना, मैंने आप सभी को जब पहली वाली हमारी कक्षा हुई थी तो व्याकरण परंपरा के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि प्राचीन समय में बहुत सारे व्याकरण के जानने वाले विद्वान लोग हुए, और सभी लोगों ने अपने अपने समय में संस्कृत भाषा के अंदर क्या है ना, मिलावट ना हो जाए, इसका व्याकरण जो है वो शुद्ध बना रहे, और इसकी भाषा के अंदर जो है ना रूढ़िवादी ना आ पाए, रूढ़िता ना आ पाए, इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय पर व्याकरण बनाया था। ठीक है, और सभी का जो व्याकरण था ना बहुत बड़े रूप में था, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर शब्दकोश बहुत सारे हैं, वाक्यों का प्रयोग इतने इतने प्रकार से होता है, इतने सारे शब्दकोश हैं कि व्याकरण बहुत बड़ा हो जाया करता था। ठीक है, तो अब उनको लिखना होगा अगर स्वरों के बारे में कि अ से लेकर के अ तक के जो स्वर हैं वो यहाँ पर इस रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। तो अगर इतना बड़ा ये लोग क्रम लिखेंगे, अ आ ई उ, ऐसे से कर करके जब लिखेंगे तो उन लोगों का व्याकरण और विशाल होता जाएगा, है ना। तो व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्याहारों की प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये प्रत्याहार किस किस प्रकार से होते हैं ये मैं आपको एक दो सूत्रों में घटा करके दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी समझना है कि प्रत्याहार क्या क्या करते हैं ना, इसके अंदर वर्ण बहुत सारे आ जाते हैं। बस ये दो वर्णों का नाम लेंगे उसके अंदर 10 वर्ण आ जाएंगे, और किसी दो का लेंगे उसके अंदर 5 वर्ण आ जाएंगे, और किसी दो वर्णों का बस नाम लेंगे उसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे वर्ण, 20-25 वर्ण तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को प्रत्याहार का मतलब क्या करना है, संक्षेपीकरण, कि जिसके द्वारा वर्णों को वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं ना, प्रत्याहार कहते हैं। ये इसकी सरल सी परिभाषा है। ठीक है, अब आगे साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको तोड़ करके भी यदि आप समझना चाहें तो प्रति आहरणम प्रत्याहार। ठीक है, प्रति आहरणम प्रत्याहार, तो ये क्या करता है प्रत्याहार, तो प्रत्याहार अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, आहरण कर लेता है, उसको अपने अंदर समेट लेता है, वर्णों का समावेश कर लेता है। जैसे मैंने बताया ना कि स्वर अ से स्टार्ट होते हैं, है ना, और अ तक चलते हैं हिंदी भाषा में, है ना।
अ तक चलते हैं इस प्रकार से। तो प्रत्याहार क्या करेगा ना, अ से लेकर के अ तक के जितने भी स्वर होते हैं कुछ इस प्रकार से करेगा कि सारे के सारे केवल इसी में आ जाएंगे, है ना। तो संस्कृत में इसी को अच कहते हैं। अच के अंदर सभी स्वरों की गणना हो जाती है, ठीक है। इसी को प्रत्याहार कहेंगे। अगर अच कह देंगे तो सभी स्वर आ जाएंगे, अगर हल कह देंगे तो सभी के सभी व्यंजन आ जाते हैं, है ना। अब ये कैसे कैसे आते हैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रत्याहार, है ना। इस परिभाषा को थोड़ा सा और लिखा हुआ है नीचे, इसको भी हम लोग समझते हैं कि प्रति आहरणम प्रत्याहार। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्याहार अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों को अपने अंदर ही समेट लेता है, ठीक है। और आगे क्या करता है, एक और चीज करता है कि वर्णों का स्वयं के अंदर आहरण मतलब समावेश, वर्णों का स्वयं के अंदर ही समेटना ये होता है, और स्वयं से ही उन वर्णों का ग्रहण भी कराता है ना। अब अच जो था, मैंने कहा ना कि अच के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं संस्कृत भाषा में। आगे अभी कैसे आते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। अच के अंदर सभी स्वर आ गए, है ना। तो इसने दो काम किया ना, एक तो स्वरों को अपने अंदर इसने समेट लिया, और दूसरा इसने क्या काम किया, दूसरा ये काम किया कि जब भी स्वरों का हमें ग्रहण करना होगा तो हम इसी से ग्रहण कर लेंगे, अच से ही, है ना। तो वर्णों को अपने अंदर समेट भी रहा है और अच से ही क्या कर रहा है, सभी वर्णों का ग्रहण भी करा रहा है, स्वरों का ग्रहण भी करा रहा है। तो ये दो काम करता है, इसी को कहते हैं प्रत्याहार, है ना। अब थोड़ा सा इसको कहीं घटा करके देखते हैं हल्का सा, और कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं इसको समझते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो ये देखिए इतने ये प्रत्याहार होते हैं। आप लोगों के फोन में पीडीएफ पूरा दिखता है पेज का या आधा ही भाग केवल दिखता है, बताएंगे जरा एक बार। गुरुजी पूरी दिख रही। पूरा ना, हाँ लैपटॉप में आधा आधा ही दिखता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म किया। चलिए ठीक है, तो पूरा दिखता है फिर तो अच्छा है। मुझे देखने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये जो प्रत्याहार है ना, ये 14 होते हैं, ठीक है। प्रत्याहार सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। प्रत्याहार सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ये प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्याहार सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रत्याहार सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, है ना, ये भी प्रश्न आता है। तो इस विषय में अलग अलग मंतव्य हैं, है ना। एक बहुत प्रसिद्ध मंतव्य ये है कि महर्षि पाणिनि जो थे उनको जब व्याकरण अपना लिखना था तो उन्होंने महादेव शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी ने डमरू बजाया अपना, और उसके बाद जो ये 14 सूत्र थे ये निकल करके आए, ठीक है। तो एक मान्यता ये है, और बाकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और हम जहां जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उसका मतलब क्या निकल करके आता है कि माहेश्वर शिव नाम के ना एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरण के जानने वाले विद्वान व्यक्ति हुए, जिनका अपना एक व्याकरण का ग्रंथ था, ठीक है। जो व्याकरण का जो ग्रंथ है वो समय के साथ तो विलुप्त हो गया, तो उन्होंने अपने व्याकरण के ग्रंथ के आरंभ में ये 14 प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया था, जिसका बहुत सारे व्याकरण के ग्रंथ को लिखने वाले लोगों ने समय के अंतराल के साथ में प्रयोग किया था, ठीक है। तो माहेश्वर शिव जी के द्वारा ये 14 जो सूत्र हैं ये बनाए गए थे, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र का नाम भी दिया जाता है कि ये माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इनका अन्य नाम एक प्रत्याहार सूत्र भी होता है, ठीक है। प्रत्याहार सूत्र किस लिए, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाता है ना। तो ये जो सूत्र हैं ये 14 हैं, और इसमें वर्णमालाएं सारी आ जाती हैं, जो भी है ना वर्णमालाएं सारी आ जाती हैं, और इन्हीं का व्याकरण में प्रयोग होता है। तो हम चूंकि व्याकरण के अंदर नहीं जाएंगे इस कक्षा में, लेकिन बेसिक संस्कृत वर्ग है, प्रारंभिक संस्कृत वर्ग है, तो आप लोगों के दिमाग में इसका प्रवेश भी होना चाहिए कि ये प्रत्याहार कुछ होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार 14 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रत्याहार कौन सा है, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, अ ई उण, अ ई उण। दूसरा प्रत्याहार है री रिक, री रिक, री रिक, ठीक है। तीसरा प्रत्याहार कौन सा है, ए ओंग, ए ओंग।
चौथा प्रत्याहार कौन सा है? ऐ औच, ऐ औच, ऐ औच। ये सभी आप लोगों को याद कर लेना है। संस्कृत के लगभग सभी विद्यार्थी हैं, तो आप सभी ने सुने होंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आपके बहुत काम आएगा ये आगे चल के। पांचवा कौन सा प्रत्याहार है? हयवरट, हयवरट, हयवरट। छठा प्रत्याहार कौन सा है? लर्ण, लर्ण। इस प्रकार से। सातवां प्रत्याहार कौन सा है? यमंगणनम, यमंगणनम, यमंगणनम। आठवां प्रत्याहार कौन सा है? झभय, झभय, झभाई, ऐसे करके झभाई, इस प्रकार से बोलेंगे इसको, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, और अगला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है? घ ध धश, घढ़धश, घढ़धश, घढ़धश। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अगला जो प्रत्याहार है वो कैसे होगा? जबगडदश, जबगडदश, जबगडदश। ठीक है। अगला जो प्रत्याहार है उसको कैसे बोलेंगे? ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट तव, च ट तव, ख फ छ ठ थ, च ट तव। 12वां प्रत्याहार कौन सा है? प्रत्याहार सूत्र कौन सा है? कपय, कपय, कपय। ठीक है। अंतिम वाले का पूरा उच्चारण नहीं करना है हमें, इसलिए कपय। आगे प्रत्याहार कौन सा है? श श सर, श श सर, स श सर, श श सर। ठीक है। अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? 14वां हल, हल। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार हैं, इनको एक क्रम से आप लोग याद कर लेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं इसको भूलेंगे। ठीक है। अ ए उण, री रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढ़धश, जबगडदश, खफ छठ थ, चट तव, कपय, श श सर, हल। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार सूत्र हो। हाँ जी, मुझे एक बार मैं रीडिंग कर लूं। हाँ आप बोलिए, बिल्कुल। आ ई उण, री रिक, हम्म, ए ओंग, आई औच, हा हम्म, या वरट, लण, हम्म, यमगणनम, हम्म, झभई, हम्म, घढ़धश, हम्म, जबगडदश, हम्म, ख फ छ ट थ, चट हम्म, तव, हम्म, कपई, हम्म, श श सर, हल। हम्म, बहुत सुंदर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इनसे प्रत्याहार कैसे बनता है ना, प्रत्याहार का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं। तो प्रत्याहार में क्या करते हैं ना, सबसे पहला वाला जो होता है इनका, या कोई भी वर्ण हम लोग एक वर्ण पहले लेते हैं, और किसी भी इन सूत्रों में से अंतिम वर्ण को हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या कर लिया हमने, ण को ले लिया है ना। तो इनसे मिला करके कौन सा प्रत्याहार बनता है? अण प्रत्याहार बनता है। ठीक है। अ और लास्ट में क्या था? ण पे हलंत है ये, तो अण प्रत्याहार इससे मिला करके बन गया, अ और न, अण प्रत्याहार हो गया। तो ये किन किन वर्णों का, मैंने क्या बताया था कि ये अपने अंदर वर्णों का समावेश कर लेते हैं, है ना, अपने बीच में आने वाले वर्णों का समावेश कर लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए? तो सबसे पहले यहां से काउंट करेंगे, जहां से शुरू होगा वहां से काउंट करेंगे, और जो हलंत वाला होगा उससे, उसको छोड़ करके जो उससे पहले पहले तक के जो भी वर्ण होंगे वहां वहां तक के वर्णों का हम लोग इसमें समावेश कर लेंगे, उनका ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो अ और न जो प्रत्याहार हमारा बना, इसके अंदर 3 वर्ण आ जाएंगे, अ, ई और उ। ठीक है। ये माउस से टाइप हो रहा है, बाकी आप लोग श्रवण करेंगे ज्यादा। ठीक है। टाइपिंग आदि का इसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा करके ना। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अ लिया, और एक हलंत वाला जो होगा वर्ण ना उसको ले लेंगे,
और इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आएंगे और जहां से शुरू करेंगे उसको प्रारंभ करके, और जो भी हलंत वाला वर्ण होगा उससे पहले पहले तक के सारे वर्णों का समावेश इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा प्रत्याहार एक और आपको दिखाता हूं मैं, कैसे कैसे प्रत्याहार कार्य करता है और कैसे कैसे देखिए संक्षेपीकरण हो रहा है। केवल अण कहने से अ ई उ ये 3 वर्णों का ग्रहण हो जा रहा है। ऐसे ही सबसे पहले अ है, अ को फिर से हम लोग ले लेते हैं, है ना, अ को हमने ले लिया। अब आगे जो नीचे वाला है ना क, इसको हम लोग ले लेंगे इस बार। ठीक है, अ के बाद हमने ले लिया क। ठीक है, अब ये हो गया अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार हो गया तो मैंने क्या कहा था कि जहां से शुरू करेंगे उसको लेकर के, और जो ये हलंत वाला वर्ण होगा उसको छोड़ करके उससे पहले पहले तक के सारे वर्णों का समावेश इसके अंदर हो जाएगा। तो कितने वर्ण आगे इसके अंदर, अ ई उ, और ये जो हलंत वाला होगा इसको हमेशा छोड़ देंगे। ठीक है, हर किसी प्रत्याहार में हलंत वाले वर्णों को कट कर देंगे, उसको छोड़ करके जो बाकी के वर्ण होंगे केवल उनको ही लेंगे हम लोग। तो अ ई उ और री और री, है ना, ये 5 वर्णों का समावेश हो गया केवल अक कहने से ही। ठीक है, अक कहने से ही ये 5 वर्णों का समावेश हो गया। तो थोड़ी बहुत सावधानियां इसमें बरतनी है, बहुत आसान है चीज। ठीक है, अब आगे खुशबू आप बताएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया अ, और ये जो है ना च, आई औच वाला हमने च लिया। ठीक है, अ लिया और हमने च लिया। तो इसको थोड़ा सा समझा करके इसको बताइए, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बताइए। जी, तो पहले हम अच प्रत्याहार बनाने के लिए अ, ई, उ, अण के ये 3 पहले लेंगे। उसके बाद में हम रील रिक में से री और री ये 2 लेंगे। ए ओंग का ए ओ लेंगे और ए आउच में से ए और औ लेंगे। तो जो हमारे हलंत वाले व्यंजन है इनको छोड़ के हम स्वरों को सभी को लेंगे अच में, अच प्रत्याहार में। चलिए, बहुत सुंदर। तो आपसे भी जो और लोग हैं, आप लोगों को समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है कार्य? वंदना जी आपको समझ में आया? अंकिता जी आपको समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है प्रत्याहार आदि बनते कैसे हैं? जी सर। आ गया समझ में? तो चलिए एक दो प्रत्याहारों का और अभ्यास करते हैं तो आप लोगों को समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और प्रत्याहार है, जैसे जैसे हमने ई को लिया और यहां पर हमने ले लिया क को। ठीक है, इक प्रत्याहार हमने किया। ठीक है, अंकिता जी आप बोल करके बताएंगी कौन कौन से वर्णों का ग्रहण इसके अंदर होगा इक प्रत्याहार के अंदर। सर ई होगा उ और री री। ई उ री और री, अरे वाह, समझ गए आप लोग तो एक ही बार में बताइए। चलिए वंदना जी अब आपका नंबर है। ये हमने लिया ए और आगे हमने लिया ये च। ठीक है, अब आप बताएंगे कौन कौन से वर्णों का समावेश होगा इसके अंदर, एच के अंदर। ए हम्म ओ हम्म ए औ। ए ओ आई औ, है ना, उसको ए मत बोला कीजिए, आई और औ। ठीक है, आई आई औ, औ। हाँ आई औ थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, डिफरेंस पता चलता है कि हाँ क्या क्या अलग है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ना, एक मिनट, इस प्रकार से अब आगे एक और मैं थोड़ा सा पूछता हूँ बस। अंकित जी आप बताएंगे भ्राता जी, ये जो अ है हमने इसको लिया। ठीक है, अ को हमने लिया और आगे जो ट है ना, ट को लिया हमने। अब इसके बीच में कौन कौन से
आएंगे वर्ण, आप बताइए बोल करके। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का समय हो चुका है, और इसमें आप लोगों का जो चौथे अभ्यास में क्या क्या आप लोगों को करना है, इसमें पहले तो इसमें 20 वाक्य हैं, ये आप लोगों को बनाना है, और इसके अलावा प्रत्याहार के निर्माण के लिए भी कुछ दिया गया है इसमें अभ्यास में, तो ये भी आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। तो प्रत्याहार भी आप सभी लोग अपनी कॉपी में एक पेज में बना करके भेजेंगे, है ना, वाक्य भी करेंगे और प्रत्याहार भी करेंगे, ठीक है।